अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 210। आप लोग ओपन करें बेटे अपने। हम लोग पढ़ क्या रहे थे आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। ठीक है, एब्जॉर्बेबल जो वर्ड है ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे साथ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, वो ऑर्गन आते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ असेसरी ऑर्गन्स भी जो हैं बेटे वो प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। वन बाय वन हम लोग ने पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को हम लोग एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या था कि आप लोग फूड ले रहे थे, फूड कहाँ जाती थी, हमारे ओरल कैविटी में। ठीक है, ऐसे ही था। ओरल कैविटी से डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन थे, जैसे लिप्स हैं, आपके चीक्स मसल्स हैं, टीथ हैं, पैलेट है, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सब के कंबाइन एक्शन से फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, बोलस में। बोलस से आपकी सारी की सारी जो बोलस है वो कहाँ जाता था, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ जा रहा था, इसोफेगस में। इसोफेगस से कहाँ मूव कर रहा था, आपके पास जा रहा था बेटे स्टमक में। ठीक है, और स्टमक के बाद हमने स्टमक का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, उसका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। स्टमक में दो तरह की डाइजेशन हो रही थी हमारे पास, कौन कौन सी, केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद आपकी फूड जो है वो भी फर्दर एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कहाँ मूव करती है, टूवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके क्या हो जाता था बेटे, एब्जॉर्प्शन होती थी और फर्दर डाइजेशन होती थी। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट में जो सबसे फर्स्ट था वहाँ पे क्या हो रहा था, डाइजेशन हो रही थी, और बाकी 2 पार्ट्स में क्या हो रही थी, एब्जॉर्प्शन हो रही थी। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास शुगर आए थे, अमाइनो एसिड्स आए थे, फैटी एसिड्स थे और ग्लेस्ट्रोल थे। ठीक है, और ये सारा कुछ हमने वन बाय वन पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। फूड ने जो है वो डिफरेंट तरह की शेप्स जो हैं वो उसने इख्तियार की। पहले हमारे पास क्या आया, बोलस आया, फिर कायम आया, फिर कायल आया, और आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारे पास ऑर्गन आएगा जिसको हम आज स्टडी करेंगे बेटे, डेट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ। पेज नंबर 210 आपकी बुक का है। टॉपिक हमारा आज का है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज मच शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑक्युपाइंग अबाउट द लास्ट मीटर ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक। It is involved in the absorption of water and salt and vitamin K from the lumen of intestine into the blood. The large intestine is non-convoluted and its inner surface area does not possess villi. It consists of 3 parts. मैंने आप लोगों को भी क्या बेटे टॉपिक रीड आउट किया, हमने रीड आउट किया लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे ख़त्म होती है तो वहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्गन स्टार्ट होता है डेट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। बिल्कुल ऐसी जैसे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ओरल कैविटी से, तो एलिमेंट्री कैनाल अब एंड्स कहाँ पे, उसका एंड किधर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, शॉर्टर होती है, बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो लास्ट पार्ट है हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक का, जो लास्ट मीटर है, यानी कि लेंथ में अगर हम देखें कि जो लास्ट मीटर आता है ना लेंथ वाइज, वो जो है वो क्या चीज़ होती है, डेट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये, इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है। किन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन बेटे, 3 मेन यहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे जिनकी एब्जॉर्प्शन होगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो कौन कौन सी हैं, वाटर है, साल्ट है और विटामिन के है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये नॉन कॉन्वुलेटेड होती है। नॉन कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या है, यानी कि बलदार या खमदार नहीं होती। जिस तरह हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी ना, उसमें ऐसे बल ही बल थे। ठीक है, ऐसे थी वो। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बल थे। उन बॉल्स इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह बहुत सारे बल पड़े हों, टेरी हो इस तरह की, तो वो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वुलेटेड। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है अगर आप लोगों को याद हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो कॉन्वुलेटेड नहीं है।
और उसके इनर सरफेस के ऊपर विलाय भी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्या हो गया, वो नॉन कॉन्वुलेटेड पार्ट है और उसके इनर सरफेस पे विलाय जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर आपको याद हो बेटे, जब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके भी स्टार्ट में पढ़ाया था, थोड़ा सा याद करो, इधर आओ, ये इस डायग्राम को देखो। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, आपको इस टाइम नजर आ रहा है, ये सारा देखो, ये कॉन्वुलेटेड है। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा बल है, ऐसे जैसे आप जैसे जैसे मेरा पेन जा रहा है, ये देखो, ये कॉन्वुलेटेड एरिया है। ये अंदर वाला जितना ऑरेंज पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो आउटर एरिया आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ नॉन कॉन्वुलेटेड। ये नॉन कॉन्वुलेटेड है और स्ट्रेट फॉर्म में है। इस तरह क्या है, इसकी डायरेक्शन फिर ऐसे है और यहाँ पे ऐसे करके इधर एंड पे क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ये जो पार्ट है जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये नॉन कॉन्वुलेटेड है, आपको मैंने अभी दिखा दिया, स्टेट है, इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह कॉन्वुलेटेड नहीं है और इसकी इनर सरफेस के ऊपर विलाय जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अगर यहाँ पे गौर करो इस डायग्राम पे, तो ये पार्ट जो है दिस इज नोन एज सीकम, और सीकम के एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, अपेंडिक्स प्रेजेंट है। जो दूसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा पार्ट, ये पार्ट, दिस इज कोलोन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। यहाँ पे जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग, और जो पार्ट नीचे आ रहा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। मैं पहली डायग्राम आपको दिखा के आपको पार्ट्स बता रही हूँ कि पार्ट्स कहाँ हैं। मैंने क्या बता दिया कि जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हमने 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। सबसे पहला पार्ट है सीकम। ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है दिस इज नोन एज सीकम। इसको हम और इनलार्ज कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ये क्या चीज़ है, दिस इज सीकम। सीकम के बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या आता है, कोलोन। ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है, जो ऊपर को जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, इस पार्ट को, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। यहाँ पे जब लार्ज इंटेस्टाइन आती है तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे मेरा इस टाइम बेटे पेन है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और जब कोलोन ख़त्म हो जाती है तो जो एंड पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, डेट इज़ नोन एज रेक्टम। क्लियर हो गया, अब आप लोगों को पता चल गया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, इन शॉर्ट हमने पढ़ लिया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटी होती है लेंथ वाइज। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो लास्ट मीटर, 1 मीटर पार्ट है वो जो है ये ऑक्यूपाई करती है। ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन है, वाटर की, साल्ट की और विटामिन के की। और यहाँ पे जो है ये नॉन कॉन्वुलेटेड पार्ट है और इसके अंदर विलाय जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब इनको 1 बाय 1 जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, डेट इज नोन एज सीकम। ठीक है, इट इज़ अ ब्लाइंड सैक दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलोन. From the behind end of cecum, there arises a finger-like process called vermiform appendix. In human digestive system, appendix perform no function, so it is vestigial. हमने सबसे पहला ऑर्गन जो मैंने आपको पढ़ाया डेट इज़ नोन एज सीकम। सीकम मैंने अभी आपको जब डायग्राम दिखाई थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया था कि सीकम किधर है। बिल्कुल स्टार्ट वाला जो पार्ट था डेट इज़ नोन एज सीकम, ऐसे मैंने दिखाया था। सीकम जो है ये एक ब्लाइंड सैक है। ठीक है, ब्लाइंड है बिल्कुल। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होता है, ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन, कौन से एरिया से, इलियम और कोलोन के बिल्कुल दरमियान में से। ठीक है, और जहाँ इसका ब्लाइंड एंड होता है वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में बेटे अपेंडिक्स जो है इसका कोई फंक्शन नहीं होता, और ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका कोई फंक्शन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ह्यूमंस में, इंसानों में
जो अपेंडिक्स है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियर हो गया? दोबारा एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि सीकम कहाँ प्रेजेंट था, और मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। ये बेटे सीकम है, और सीकम के एंड पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो एंड है ना, इसको हम लोग ब्लाइंड एंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लाइंड एंड कहते हैं। यहाँ पे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, और अपेंडिक्स क्या है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन, कोई भी रोल जो है वो नहीं होता। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उससे भी हम लोग पढ़ते जाते हैं। अपेंडिक्स, यहाँ पे बेटे इधर आए ज़रा। अपेंडिसिटीज is the inflammation of appendix. It is usually due to bacterial infection. The infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst and the inflammation may spread in the entire lining of the abdomen. The surgical removal of appendix is called अपेंडेक्टोमी। बेटे ये वर्ड है, ये सर्जिकल रिमूवर है किसका? अपेंडिक्स का। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली जो है वो रीड आउट कर सको। बेटे ये वर्ड है अपेंडेक्टोमी। ठीक है, अपेंडेक्टोमी, ये वर्ड आप लोग प्रोनाउंस कर लोगे ना? आप क्या मैंने वर्ड बोला? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि कभी कभार अपेंडिक्स जो है, आपको जो मैंने बिल्कुल ब्लाइंड एंड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अभी दिखाया भी था, और सीकम के एंड पे ह्यूमन बीइंग में एक छोटा सा जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में कभी कभार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लेमेशन किस लिए होती है? ये होती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होती है आपकी बैली में। ठीक है, और इतनी ज़्यादा पेन होती है कि कभी कभार जो है वो अनबेयरेबल होती है। इस केस में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं, ठीक है, तो बेटे ये अपेंडिक्स जो है ये ब्रस्ट भी कर सकता है, ये ऑर्गन जो है ये फट भी सकता है, और वो जो सारा इन्फेक्शन है वो आपकी पूरी बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो सारा का सारा स्प्रेड हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इस केस में जब आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन काज होता है, तो क्या होता है कि जो सर्जन्स हैं वो क्या करते हैं? आपके अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अगर ये रिमूव हो भी जाए तो कोई बॉडी पे इसका जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, और वो प्रोसेस जिसमें अपेंडिक्स बॉडी से रिमूव किया जाता है, जो सर्जिकल रिमूवल है, वो फिनोमेना जिसमें अपेंडिक्स आपकी बॉडी से रिमूव होता है, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, अपेंडेक्टोमी। ठीक है, अपेंडेक्टोमी, ये लिखा भी है यहाँ पे, अपेंडेक्टोमी कहते हैं इसको। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये क्या चीज़ थी? ये आपकी अपेंडिसिटीज़ थी। अपेंडिक्स में अगर पेन हो तो ये हमने जो है डिटेल से पढ़ लिया, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से आप सब बच्चे जो हैं इससे फेमिलियर होंगे, इस वर्ड से, इस पेन से, क्योंकि अक्सर ये जो है ये हर एज में ही हो सकती है। अक्सर छोटे बच्चों को भी अपेंडिक्स का दर्द होता है, एल्डर्स में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक अपेंडिक्स से रिलेटेड एक जो है हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो आ रहा था। अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज कोलोन। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कोलोन कहते हैं। इसको हम रीड आउट करते हैं। Next to cecum is the colon. It has an ascending, transverse and descending limb. Its main function is to absorb water from the alimentary canal. As the water is absorbed, the remaining material become more solid. These waste products called feces consist of large number of bacteria, indigestible plant fiber, for example cellulose, other undigested foodstuff, slugs of musical cells, bile pigment and water. नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आता बेटे लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ नोन एज कोलोन। जहाँ पे सीकम ख़त्म होगा, सीकम के बिल्कुल बाद जो है वो कोलोन स्टार्ट होता है। कोलोन को हम लोग 3 आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? असेंडिंग कोलोन,
ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। वो कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। फिर स्ट्रेट में आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो कोलोन नीचे की तरफ मूव कर रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी जो जब लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई थी तब मैंने आपको बेटे अभी दिखाया था, ठीक है। तो ये जो कोलोन है बेटे, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कोलोन जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितना वाटर है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। और जब वाटर यहाँ पे फर्दर एब्जॉर्ब इस पूरा मतलब हो जाएगा तो आपके पास जो रिमेनिंग मटेरियल आपके एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन में बचता है वो क्या होता है, ज़्यादातर सॉलिड होता है, क्योंकि वाटर तो दोबारा से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गया। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है वो क्या होगा, वो ज़्यादातर सॉलिड होगा। इस वेस्ट प्रोडक्ट को जो अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रह गया है उस वेस्ट पार्टिकल को, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फीसिस, ठीक है। और फीसिस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, फीसिस किस चीज़ का बना होता है, क्या वहाँ पे जो है वो रह जाता है, डैट इज़ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। अनडाइजेस्टेबल प्लांट फाइबर हैं, कॉमन एग्जाम्पल प्लांट फाइबर की जो कि डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती, डैट इज सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज भी जो है वो हमारी बॉडी से एज इट इज जो है वो रिलीज हो जाता है। दूसरी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड बहुत सारे फूड स्टफ हैं, इसके अलावा जो म्यूकोसल सेल्स हमारी बॉडी में हैं उनकी लाइनिंग्स हैं, एंड बाइल पिगमेंट और कुछ वाटर। ये तमाम की तमाम जो वेस्ट मटेरियल हैं ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एंड पे रह जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज रेक्टम। Rectum. It is the last part of large intestine where feces are temporarily stored. As its distal end, the rectum opens out through anus. Anus is surrounded by two sphincters. The internal sphincter is made up of smooth muscle and outer is made of striated muscles. Under normal condition, when rectum is filled up with feces, it gives rise to defecation reflex. The defecation reflex is consciously inhibited in adults, but in infant it is controlled involuntarily. During growth, the child learns to bring this reflex under voluntary control. Many bacteria, for example E. coli, live and actively divide within colon during their metabolism. They produce amino acid and vitamin K. Vitamin K is necessary for the man for the coagulation of blood. It is absorbed from the large intestine into the blood. हमने क्या पढ़ लिया बेटे, मैंने भी टॉपिक जो रीड आउट किया है, डैट इज़ नोन एज रेक्टम। व्हाट इज़ रेक्टम? रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जहाँ पे फीसिस जो हैं वो टेम्परेली स्टोर होती हैं, ठीक है। यानी कि जब आपका सारा प्रोसेस हो गया और एंड पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो कहाँ स्टोर हो रहा है, सारा का सारा वो रेक्टम में स्टोर हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेली है, वहाँ से फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल रेक्टम के जो डिस्टल एंड है उस पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, रेक्टम जो है डिस्टल एंड का मतलब होता है लार्ज, उसका डिस्टेंस पे जो एंड प्रेजेंट है, जो लार्ज एंड है रेक्टम का, वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, डैट इज़ नोन एज एनस, ठीक है। और एनस के ऊपर जो हैं दो तरह के मसल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दो स्पिंक्टर मसल्स। एक मसल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर मसल्स, और दूसरा कौन सा है, आउटर है। जो इंटरनल स्पिंक्टर मसल्स है वो बना होता है किसका, स्मूथ मसल्स का, और जो आउटर है वो किसका बना होता है, स्टीरिएटेड मसल्स का। मैं दोबारा बता रही हूँ कि रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का बेटे लास्ट जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फीसिस जो हैं वो स्टोर होती हैं फॉर टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो रिलीज हो जाएंगी। रेक्टम के डिस्टल एंड पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। एनस जो है वो सराउंड होता है दो स्पिंक्टर मसल से। जो इंटरनल यानी कि अंदर वाला स्पिंक्टर मसल है वो किसका बना होता है, स्मूथ मसल का, और जो आउटर स्पिंक्टर मसल है वो बने होते हैं किसके, स्टीरिएटेड मसल्स के, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि कोई भी नॉर्मल कंडीशन है, अगर नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है कि जब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है कि रेक्टम जो है वो फिल हो जाता है किससे, वेस्ट प्रोडक्ट से, यानी कि फीसिस से जो है वो फिल्ड हो जाता है। और जब रेक्टम जो है फीसिस से फिल्ड अप हो जाएगा तो वो क्या एक रिफ्लेक्स एक आपको देता है, डेट इज़ नोन एज डिफिकेशन।
ये डेफिकेशन जो है ये इसको जो अडल्ट्स हैं वो बेटे इसको जो है कॉन्शियसली जो है उनको वो इसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो इस रिफ्लक्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे ये जो है अनकंट्रोलेबल होता है और जो इन्फेंट्स हैं जो बच्चे हैं बेटे उनके कंट्रोल में ये एक्शन नहीं होता, ठीक है। और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये चीज़ जो है ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वॉलेंट्री एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वॉलेंट्री कंट्रोल हो जाता है, यानी कि बच्चों को जो बच्चे हैं जब वो अडल्ट हो गए, ठीक है, तो ये जो एक्शन है जो पहले इनवॉलेंट्री था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वॉलेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अब बच्चे जो हैं इस रिफ्लेक्स को समझ सकते हैं, ये मसल जो हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब रेक्टम जो है वो फीसिस से बेटे फिल्ड अप हो जाता है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या होता है कि ह्यूमन बींग जो है इसको अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि बेटे बहुत सारे बैक्टीरिया स्पेशली ई कोलाई यानी कि एस्केरिया जो है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये कोलोन के अंदर, कोलोन क्या था, फर्स्ट पार्ट था किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलोन के अंदर बेटे ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर जो है वो डिवाइड करता है और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया की बात मैं कर रही हूँ जो हमारी कोलोन में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अमाइनो एसिड और विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है बेटे वो नेसेसरी है किसके लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या चीज़ होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो फिनोमेना है उसके लिए विटामिन के जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये विटामिन के जो है ये हमें कहाँ से हासिल हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, विटामिन के प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया। यानी कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, हमें बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प मिल रही है। ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन के और अमाइनो एसिड, ठीक है। और फिर जब ये विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं तो ये विटामिन के जो है वहाँ से यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर जो है ये बेटे एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। हमने लास्ट पार्ट पढ़ लिया, डेट इज़ नोन एज रेक्टम, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट यहीं पे जो आ रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट प्रोसेस, डेट इज़ नोन एज कंट्रोल ऑफ इजेशन। The involuntary reflex for ejection in infants and the voluntary control in adult represent two stages of neurological and muscular development. In infants, ejection is an involuntary reflex mediated by spinal cord, where rectal distensions triggers automatic relaxation of the internal and anal sphincter and expulsion of waste. This occurs because the higher brain center responsible for voluntary control are not yet fully developed. In adults, ejection becomes voluntary as the cerebral cortex matures, allowing conscious regulation of external anal sphincter to delay and initiate defecation. This transition reflects the integration of reflex pathways with cognitive control adapting to social and environmental demands। यहाँ पे आपको सिंपल बेटे प्रोसेस बताया हुआ है इजेशन का। इजेशन क्या चीज़ है बेटे, किसी भी चीज़ का रिलीज होना, रिमूव होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो जो इजेशन का प्रोसेस है दो तरह का प्रोसेस हो रहा है। एक प्रोसेस हो रहा है इजेशन का बेटे इन्फेंट्स में, यानी कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं, आप समझ लो 2 ईयर्स के, 4 ईयर्स के, अप टू 6 ईयर्स कह सकते हैं हम लोग, जो बहुत छोटे हैं। एक उसमें है प्रोसेस इजेशन का और दूसरा प्रोसेस इजेशन का आ रहा है हमारे पास अडल्ट्स में, ठीक है। यानी कि इजेशन जो है यहाँ पे दो डिफरेंट तरह की इजेशन हो रही है, एक है इनवॉलेंट्री एक्शन और एक कौन सा है, वॉलेंट्री एक्शन। जो इन्फेंट्स हैं बेटे उनके अंदर जो इजेशन का रिफ्लेक्स होगा वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा, यानी कि वो उनके कंट्रोल में नहीं होगा। और जो दूसरा एक्शन है जो अडल्ट्स में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि वो अडल्ट के कंट्रोल में होता है। इन दोनों एक्शंस को, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है और जो वॉलेंट्री एक्शन है इजेशन का बेटे, इसको हम लोग 2 स्टेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, 2 स्टेजेस से। एक स्टेज है न्यूरोलॉजिकल और एक कौन सा है,
मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी से जब वो रिलीज होना है तो वो दो मेन वहाँ पे फंक्शन है, दो मेन स्टेजेस हैं जो यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक है न्यूरोलॉजिकल और एक कौन सा है? मस्कुलर डेवलपमेंट। अब इन दोनों प्रोसेस को, जो इजेशन का कंट्रोल है बेटे, इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। मैं दोनों को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं इन्फेंट्स की, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी एज के हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनमें इजेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो जो इन्फेंट्स हैं वहाँ पे जो इजेशन का प्रोसेस होता है बेटे, वो क्या होता है? वो इनवॉलेंट्री एक्शन है और वो किससे कंट्रोल हो रहा है? बाय स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जो रेक्टल डेस्टिनेशन होती है वो बेटे ऑटोमेटिक जो है वो ट्रिगर होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो इन्वॉल्व होंगे और उनकी रिलैक्सेशन से जो है बेटे ये प्रोसेस होगा और ये वेस्ट जो है बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? वॉलेंट्री कंट्रोल के। और जो वॉलेंट्री कंट्रोल है बेटे वो बच्चों में, यानी कि जो इन्फेंट्स हैं उनमें वॉलेंट्री कंट्रोल अभी डेवलप ही नहीं होते। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो अभी ब्रेन सेंटर के अंदर बने ही नहीं होते। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तब उनके ब्रेन के अंदर ये वॉलेंट्री कंट्रोल जो हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो है वो फिर जो है उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। यानी कि वेस्ट जो मटेरियल है जो छोटे बच्चों की बॉडी से रिलीज़ हो रहा है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं इजेशन इन अडल्ट्स। अडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो अडल्ट्स हैं वहाँ पे जो इजेशन क्या चीज़ है? पहले मैंने बता दिया कि वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रिलीज़ होना। तो जो अडल्ट्स हैं बेटे वहाँ पे जो इजेशन है वो वॉलेंट्री हो जाती है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अडल्ट्स होते हैं तो इजेशन जो है बेटे वो क्या हो जाती है? वॉलेंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जब आप मिच्योर होते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मिच्योर हो जाता है और आपको कॉन्शियस जो है वो आप अपने स्पिंक्टर जो सेंट्रल एनल स्पिंक्टर है उसको आप कॉन्शियसली जो है वो क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने स्पिंक्टर को डिले कर सकते हैं और डिफिकेशन को कब इनिशिएट करना है वो भी आपके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और आप कंट्रोल करते हो और फिर जब आप मतलब उसको होल्ड कर सकते हो उस वेस्ट को। और वॉलेंट्री एक्शन है, आपकी अपनी मर्जी है, आप फिर उसको जो है आपके मसल जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। और जब फिर आपकी डिमांड होती है तो आप जो है उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। क्लियर हो गया? हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने क्या बताया कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। ये मच शॉर्टर है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो लास्ट 1 मीटर पार्ट है उसको जो है ये ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ का जो मेन फंक्शन था लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट और विटामिन के था। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये नॉट कॉन्वुलेटेड पार्ट था और इनकी इनर सरफेस पे विलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम जो था ये ब्लैंड सैक था, ठीक है। और सीकम के बिल्कुल एंड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट था, डेट इज नोन एज अपेंडिक्स। ह्यूमन बीइंग में अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो भी कहा जाता है। सेकेंड पार्ट जो था डेट इज नोन एज कोलोन। कोलोन को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन के अंदर बेटे बहुत सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। और जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते थे? फिसिस कहते थे। फिसिस में क्या क्या चीज़ें होती थी? लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे, प्लांट फाइबर्स थे, अनडाइजेस्टेड फूड थी, म्यूकोसल सेल का जो है
वो वेस्ट था। इसके अलावा बाइल पिगमेंट और वाटर जो है वो शामिल होता है। इन द एंड जो लास्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का, डैट इज़ नोन एज रेक्टम। और रेक्टम जो है वो ओपन होता था किसमें, एनस में। रेक्टम वो पार्ट था जहाँ पे टेम्परेली तो कुछ टाइम के लिए फीसिस जो है वो स्टोर हो जाती थी और फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बॉडी से जो है वो रिलीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़े थे इन्फेंट्स, एक हमने पढ़े थे किड्स। इन्फेंट्स में क्या था कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन था, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं होता कि वो इसको कंट्रोल कर सकें। और जो अडल्ट होते हैं बेटे, उनके अंदर ये जो है वॉलेंट्री एक्शन होता है, वो उनके स्पिंक्टर मसल जो हैं वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब उनको डिमांड होती है तो वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। क्लियर हो गया। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया था, कंट्रोल ऑफ इजेशन जो अडल्ट्स में था और जो इन्फेंट्स में था। अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होगी, जो कि हमने ओरल कैविटी से स्टार्ट की थी और आज हमने उसको लार्ज इंटेस्टाइन पे बेटे एंड कर दिया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।